सो ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और ये जो प्रश्न है गारंटेड प्रश्न है, 110% आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 की पेपर में छपा हुआ रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न जो होते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यानी 110% आएगा। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान का बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो लंबे टाइप के प्रश्न होते हैं उन सभी को देखेंगे और जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी सॉल्यूशन के साथ रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। ठीक है, दे रखा है जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा जो है करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, कि मोतीलाल नेहरू ने, कि लोकमान्य तिलक ने, कि महात्मा गांधी ने? तो आप जानते हो कि जो असहयोग आंदोलन था वो महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, इन्होंने टोटल 3 आंदोलन चलाया था जो कि काफी ज्यादा फेमस है। असहयोग आंदोलन, ठीक है, एक असहयोग आंदोलन हो गया, एक भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, यानी कि भारत की जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी की पर्वतीय मिट्टी? ठीक है, तो देखो जो जलोढ़ मिट्टी है ना, ये क्या है? सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है भारत की। और इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, मिजोरम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की गुजरात? ठीक है, तो देखो जो मध्य प्रदेश है ना, ये सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर कि निम्न में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल है, कि केरल है, कि गुजरात है, कि राजस्थान है? ठीक है, तो आप जानते हो कि जो जूट का उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा आपका पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ठीक है, और गुजरात में किसका ज्यादा उत्पादन किया जाता है? कपास का। और जूट का कहाँ पे किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में टोटल हम 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिए, इससे हम लोग को क्या मिलता है? एक मोटिवेट मिलता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके भी रख लो। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6ठा नंबर, निम्न में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होती है? ठीक है, तो देखो पंजाब दे रखा है, गुजरात दे रखा है, उत्तर प्रदेश दे रखा है, कि बिहार दे रखा है? तो आप जानते हो कि जो गेहूं सबसे ज्यादा पैदा होती है वो कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इस चीज का आप ख्याल रखना, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की श्वेत क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से? ठीक है, तो श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब इसमें से क्या होता है? दूध होता है। ठीक है, सफेद क्या होता है? दूध। तो ये दूध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी? ठीक है, देखो जो चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी है? ये पर्वतीय मिट्टी, क्योंकि जो चाय की खेती होती है ना वो ढलानदार प्रवृत्ति पर सीढ़ी नुमा खेतों पे की जाती है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है बाढ़ नियंत्रण से, सिंचाई से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से? ठीक है, तो देखो जो ऑपरेशन फ्लड है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला कौन सा राज्य है? देखा तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक? ठीक है, तो केरल में देखिए रबड़ की खेती की जाती है, वहां पे पेड़ होते हैं जिसके माध्यम से रबड़ को उत्पन्न किया जाता है और उसका टायर, ट्यूब इत्यादि चीजें बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गाइस कि जर्मन संस्कृति में बोगजिस्ट का आशय था? ठीक है, राष्ट्र था, कि संविधान था, कि आम जनता था, कि संसद था? तो देखो जर्मन संस्कृति में जो बोगजिस्ट था इसका आशय क्या था? राष्ट्र था। क्या था? राष्ट्र से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विकासशील राष्ट्रों में कौन सा संगठन समूह बनाया गया है? G7, G15, G20, G77? तो देखो जो विकासशील राष्ट्र है उनमें जो बनाया गया है वो क्या बनाया गया है? G77, यानी ऑप्शन नंबर आपका चौथा क्या है? करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की लाल मिट्टी पाई जाती है मालवा प्रदेश में, दक्कन के पठार में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में? तो देखो जो लाल मिट्टी पाई जाती है वो दक्कन के पठार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया? वर्ष 1962 ईस्वी में, वर्ष 1953,
वर्ष 1971, वर्ष 1950 ईस्वी में। तो देखो भारत में वन महोत्सव का जो शुभारंभ किया गया वो कब किया गया था? आपका 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका चौथा क्या है? करेक्ट है। इसके बाद कर्तन दहन यानी कृषि, कर्तन दहन का मतलब झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में कि राजस्थान में कि उत्तराखंड में कि मिजोरम में? ठीक है, देखो जो कर्तन दहन कृषि है वो कहाँ पाई जाती है? मिजोरम में। कहाँ पाई जाती है? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि निम्न में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? देखा मेत्सिनी, गैरीबाल्डी, काबूर, ये सभी। ठीक है, तो देखो ये सभी ने क्या बनाया? इटली के एकीकरण को संभव बनाया। ठीक है, सभी के प्रयत्नों से संभव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं सरदार पटेल है कि चंद्रशेखर आजाद है कि भगत सिंह है कि महात्मा गांधी है? ठीक है, देखो जो हिंद स्वराज पुस्तक थी इसके जो लेखक थे वो कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो ये देखो वंदे मातरम गीत के जो रचयिता है वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद है कि हमारे देश में वनों के लिए कितने वांछित क्षेत्र हैं? ठीक है, दे रखा है 16%, 20%, 23%, 33%। तो 33% हमारे देश में पूरा कि 33% क्षेत्र में घर नहीं बन सकता, ये केवल वनों के लिए छोड़ दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ठीक है, देखो जो जलोढ़ मिट्टी है वो किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो वो हो गया गेहूं। गेहूं सबसे ज्यादा अच्छा होता है वो जलोढ़ मिट्टी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार कर लो। ठीक है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। दे रखा है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होने वाले 4 लाभ को लिखिए। ठीक है, हमारे यहाँ जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक है, तो इसके 4 लाभ बताइए लोकतांत्रिक होने का। तो इसमें क्या होता है कि जवाबदेही और उत्तरदायी सरकार। आप जिस सरकार को चयन करते हो या जो भी इस पद पे आसीन है, अगर उसे जनता की कोई भी कमी है या कुछ कर रहा है तो उसका जवाब जनता ले सकती है उससे। ठीक है, और उसे जवाब भी देना पड़ेगा। और क्या है? पारदर्शिता और निर्णय निर्माण का। इसमें पारदर्शिता होता है, आप उस व्यक्ति का, उस प्रतिनिधि का आप खुद चयन करते हो। ठीक है, और इससे क्या होता है? वैध सरकार का निर्माण होता है जब सबके संगठन से होता है तो। ठीक है, और आर्थिक वृद्धि और विकास होता है, जिससे कि देखो वो प्रतिनिधि फिर सोचता है कि मैं यहाँ से चुनाव जीतूंगा, इसलिए वो क्या करता है? आर्थिक वृद्धि करता है और आपके क्षेत्र का विकास करता है। ठीक है, आपके यहाँ के लोग करते हैं कि नहीं ये तो लोगों पे डिपेंड करता है। और ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के किन्हीं 3 महत्वों को बताइए। ठीक है, या ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, इसके लाभ को बताइए। ठीक है, देखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली वो है जिसके अंतर्गत लोगों को आवश्यक वस्तु, ठीक है, जिसके बिना इंसान रह नहीं सकता, उस आवश्यक वस्तु को मार्केट से बहुत कम मूल्य पर लोगों को प्रोवाइड कराना यानी कि वितरित करना क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसे राशनिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तु को न्यूनतम मूल्य पर लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। सरकार द्वारा नियंत्रण मूल्य तथा मात्रा में आपूर्ति करना ही राशनिंग कहलाता है। ठीक है, आप भी राशन लाते होगे। ठीक, राशनिंग मतलब जो राशन बढ़ता है और आप वहाँ पे राशन जाते हो तो इस समय तो फ्री है, लेकिन जब समय होता है तो 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल मिलता है। ठीक है, इसी हिसाब से मिलता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो जैसे राशन चावल गेहूँ आपके लिए बहुत अनिवार्य है तो बहुत सस्ते दाम पे मिलता है, उसे ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली या राशनिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में छप चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, मैं भी बोर्ड एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आया था। इसके बाद है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 3 महत्व को बताइए। देखो इसके 3 महत्व क्या है? गरीब परिवार को उचित मूल्य पर खाद्य एवं उपयोग की वस्तु उपलब्ध कराना, साधारण परिवार को महंगाई से बचाना, देश के अंदर समाजवादी व लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थापित करना। ठीक है, और इससे बहुत सारे लाभ होता है। महंगाई भी नियंत्रण रहती है क्योंकि सरकार के पास उतना बजट हो जाता है, उतना राशन इकट्ठा कर लेती है, जिससे कि महंगाई क्या होती है? नियंत्रण में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तैयार कर लो। ठीक है, 110% ये आपके बोर्ड 2024 में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं? इजीली भाषा में आप समझो, जिन संसाधनों
का उपयोग उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे कोयला क्या है, एक तरह का ऊर्जा संसाधन है, इसे क्या किया जाता है, उद्योगों को चलाया जाता है। ठीक है, पेट्रोल डीजल ये सब क्या है, एक तरह के ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, जिनके ये इसका इसी से समझो, जिन संसाधनों का उपयोग उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के रूप में किया जाता है, उसे ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपका हो गया, इसके उदाहरण लिख सकते हो, कोयला, डीजल, पेट्रोल और भी कई चीजें लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद है कि ऊर्जा संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत के अंतर्गत वो स्रोत आते हैं जो कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यानी कि जो प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है, ये परंपरागत रूप से चलते आते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन करके नहीं लिया जाता है, डायरेक्ट इसे प्रकृति से ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये परंपरागत यानी चलते आ रहे हैं ऐसा स्रोत। लेकिन ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है, जिससे प्रकृति के सहारे इंसान क्या कर दिया है, उसको उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, सौर ऊर्जा, क्योंकि इसे सोलर प्लेट के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। पवन ऊर्जा, पवन चक्की के द्वारा। ठीक है, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ये सब क्या है, परंपरागत। ये क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है। क्या है, गैर परंपरागत। ठीक है, नेक्स्ट है कि रबी की किसी एक फसल का नाम बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रबी, देखिए गेहूं एक रबी फसल है, इसकी बुआई शीत ऋतु में होती है और इसकी कटाई ग्रीष्म ऋतु में होती है। आपने देखा होगा कि धान आपका जो है नवंबर से दिसंबर महीने में कट जाता है या जनवरी तक कट जाता है। उसके बाद ठंडी रहती है, शीत ऋतु रहती है, उसी में गेहूं की बुआई हो जाती है, क्योंकि धान हम लोग काट के 6 महीने बाद इसके बाद क्या कि इसकी बुआई कर देते हैं, गेहूं की बुआई कर देते हैं। और इसकी कटाई जब होती है ना, काफी ज्यादा गर्मी होती है, तो लोग चादर ओढ़कर भी इसको काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल परिवहन के किन्हीं 3 आर्थिक लाभों को लिख का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब देखिए, रेल ने उद्योगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक बार में बहुत ज्यादा सामग्री को कम खर्च में बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। आपने ट्रेन को देखा होगा कि वो 60 से 70 डब्बा मालगाड़ी लेकर जाती है। वो एक डिब्बे में उसका 10 ट्रक सामान होता है, 10 ट्रक के बराबर माल होता है। जैसे एक बैगन कोयला अगर लाद लेती है, एक डिब्बे कोयले लाद लेती है, तो उसमें क्या होता है कि 10 ट्रक के बराबर कोयले अट जाते हैं। तो वो आसानी से एक ही इंजन कम समय में और बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। तो ये रेल जो है ना, ये माल की ढुलाई में काफ़ी ज़्यादा योगदान दे रहा है। इसके साथ ही साथ उसके माध्यम से हम अपने सामानों को, कच्चे मालों को जल्दी से जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। प्याज भी जाता है, राशन भी जाता है। ठीक है, बहुत चीज़ें जाती हैं। कृषि उपज के क्षेत्र में रेलवे ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जरूरत से ज़्यादा उत्पादों को दूर के शहर में आसानी से पहुंचा दे। जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे प्याज बहुत ज़्यादा होता है, तो प्याजों को क्या किया जाता है, ट्रेनों से भरकर जहाँ पे प्याज कम होती है वहाँ पे उसे निर्यात कर दिया जाता है। और इसके बाद आपातकाल के समय या बाढ़ अकाल के समय रेलों द्वारा ही सामग्री को तत्काल पहुंचाया जाता है। ठीक है, रोड जाम हो जाते, रोड टूट फूट जाते, रोड बह जाते, पुल ढह जाता है, गिर जाता है, लेकिन ट्रेन के द्वारा ही जो जरूरत की सामानें होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही है, तो ट्रेन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचाया जाता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।